अमेरिका का सरेंडर, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा यू टर्न, रूस यूक्रेन की जंग में अचानक क्यों आया मोड़, आखिर क्यों हिली पूरी दुनिया। यूक्रेन तबाह हो चुका है, शांति की उम्मीदें धुंधली हो गई हैं और पुतिन ने साफ कर दिया है कि जो एक बार उसके कब्जे में आ गया उसे अब कोई वापस नहीं ले जा सकता। लेकिन क्या सच में अमेरिका ने हार मान ली है? क्या ट्रंप ने पुतिन के सामने घुटने टेक दिए हैं? अलास्का की वो बैठक जहां एक उड़ता B-2 बम्बर आसमान में मंडराया, क्या ये सिर्फ दिखावा था या कोई छुपा संदेश है? रूस की शर्तें इतनी कड़क कि यूक्रेन को अपना हिस्सा छोड़ना होगा और नाटो का सपना खत्म होना तय है। अब अमेरिका पीछे हट चुका है और दुनिया की नजरें सिर्फ टिकी हैं भारत पर। पीएम मोदी की क्या भूमिका होगी इस वैश्विक ड्रामे पर और ट्रंप की असली रणनीति क्या है, देखिए इस खास डिबेट में। अमेरिका खुद को पूरी दुनिया का बाप मानता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे रईस आदमी मानते हैं। दुनिया भर के हथियार, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी, दुनिया भर का पैसा, दुनिया भर की जमीन, लेकिन आप और दुनिया भर के जंग को रुकवाने का वो एक खोखला दावा जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन देखा था हमने, वो भी था। तो आपने इसके सामने क्यों सरेंडर कर दिया पुतिन और रूस और यूक्रेन वाली जंग में? पुतिन के सामने आप इतने कमजोर क्यों पड़ गए अचानक से, जबकि आपने रशिया पर सैंक्शन लगा रखा है, रशिया के नाम पे आपने भारत पर सैंक्शन लगा रखा है। आपने जो करना था आपने किया, लेकिन अल्टीमेटली आपको घुटने टेकने पड़े। ये देखने वाली बात है। हाँ बिल्कुल, देखो दो तीन बातें आपने बहुत महत्वपूर्ण बताई कि जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि मैंने 6 युद्ध रुकाए हैं। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, वो कहते हैं कि रवांडा वाला, कॉन्गो के अंदर जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो जो 2 फैक्शन लड़ते उसको, फिर इसने कंबोडिया, थाईलैंड और फिर अजरबैजान और अर्मेनिया, और उसके बाद वो कहते हैं भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध उन्होंने रुकवाया है। अब वो रशिया यूक्रेन के अगर युद्ध को रुकवाते हैं तो वो सोचते हैं कि उनका दावा जो है एक प्रकार से पीस नोबेल प्राइज के लिए बहुत पक्का हो जाएगा। मगर यह सच्चाई है कि वो उनका जब पुतिन के सामना होता है तो जो पुतिन है उनके पास कार्ड्स हैं, उनके पास पत्ते अच्छे हैं। अमेरिका जो है उसकी सिचुएशन और यूक्रेन की सिचुएशन कोई इतनी अच्छी नहीं है। सच्चाई है ग्राउंड पे अगर आप देखें कि धीरे धीरे रूस और ज्यादा जमीन देता था। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, सबने ये सोचा था कि रूस जो है वो ज्यादा देर इकोनॉमिकली जम नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा लगता था कि एक अकेला देश इतने 3.5 साल कैसे जो लड़ेगा। मगर इसके विपरीत हुआ, रूस की इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है, उसका रूबल जो है डॉलर के मुकाबले बहुत अच्छा कर रहा है। उसके 2 ही प्रोडक्ट है जो वो एक्सपोर्ट करता है मेनली, एक तो वो है ऑयल गैस और दूसरा है वो आर्मामेंट। ऑयल और गैस उसकी मार्केट बहुत ज्यादा बनी, चाइना ने लिया, भारत ने लिया, टर्की ने लिया, यूरोप भी उससे खरीद रहा है। तो इकोनॉमी उनकी हिट नहीं की और आर्मामेंट भी उसके बिक रहे। तो ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई चलती रही तो पुतिन तो लड़ पाएंगे मगर जेलेंस्की नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि जो भी हथियार नेटो कंट्री देता था उनके हथियारों में कमी आ गई है। अब हथियारों का जो एक प्रकार से सेफ्टी जोन होना कहां चाहिए। चला गया वो घमंड? बहुत घमंड हुआ करता था, बहुत बड़े बड़े दावे वो करते थे। पुतिन ने इनके घमंड के गुब्बारे में ऐसा मिसाइल मारा है कि पूरा का पूरा गुब्बारा ही फट गया और फौरन यू टर्न का रास्ता पकड़ लिया। इससे पहले तो 25 बार 30 बार सीजफायर करा दे, सीजफायर कर। अरे कमाल है भाई, आपने सीजफायर करा दिया। आप ही बता रहे दुनिया का कोई और देश मानने के लिए तैयार नहीं है। सुधीर जी से एक रिएक्शन चाहेंगे पुतिन के सामने डोनाल्ड ट्रंप का जो सरेंडर है कि भाई दुनिया भर का पैसा, इतना अथाह पैसा आपके पास, इतने सारे हथियार, इतने सारे सैंक्शन, डॉलर की बादशाहत पूरी दुनिया में, और आप खुद को अपना अमेरिका खुद को तो मानता है पूरी दुनिया का बाप, लेकिन वो रशिया के सामने कमजोर पड़ गया। देखिए, यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई फरवरी 22 से जारी है, 3.5 साल लगभग हो गए। तो इसमें ये कहना कि अमेरिका बहुत पीछे हट गया या रूस बहुत पीछे हट गया, मुझे लगता है थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। परेशानी रूस को भी है, ऐसा नहीं है कि रूस परेशानियों से मुक्त है। सवाल ये उठता है कि रूस का इसके अंदर जो उसका एक आभा मंडल है आसपास, उसी पर चैलेंज था। अगर वो नेटो में शामिल होता जो यूक्रेन, तो बहुत बड़े पैमाने पर यह होता। उसको रोकने के अलावे भी बहुत सारे एजेंडा थे जो कि स्ट्रेटजिक एजेंडा हैं।
रूस के। तो सवाल ये उठता है कि जब पुतिन ने हमला करने का एक निर्णय ले लिया तो हमला उन्होंने किया, हमला अभी भी चल रहा है, लेकिन 3.5 साल में पुतिन भी कुछ नहीं जीत पाए हैं। देखिए, जब दावा की बात होती है तो हर पक्ष बढ़ा चढ़ा के बोलता है, 5 किलोमीटर कब्जा करेगा, 55 किलोमीटर बताएगा, ये चलता है, स्ट्रेटजी का हिस्सा है। लेकिन आप ये समझिए कि रूस के आगे यूक्रेन की जो सामरिक स्थिति है वो ऐसे ही है जैसे कि भारत के सामने नेपाल की है। लेकिन तो अगर सुधीर जी 4 साल आप युद्ध लड़े और नेपाल को नहीं हरा पाए तो आपकी विक्ट्री कहीं से मानने वाली नहीं, कोई लेकिन बात। सुधीर जी, यूक्रेन थोड़ी ना जंग लड़ रहा है, जंग तो अमेरिका लड़ रहा है, जंग नेटो कंट्रीज लड़ रही हैं। देखिए, पूरा का पूरा फंड वहां का है, पूरा का पूरा जो पैसा है, हथियार हैं, सब वहीं से आ रहे हैं, ड्रोन्स वहीं से आ रहे हैं, सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। अगर यूक्रेन इकलौता इस जंग में होता तो मेरा ये मानना है कि ये जंग महीने, 2 महीने, 5 महीने में खत्म हो गई होती। ये मात्रा का अंतर है। रूस में भी चीनी हथियार हैं, चीन की सेना है, ट्रेन कर रही है, नॉर्थ कोरिया की सेनाएं वहां है, ऐसा नहीं है कि रूस में नहीं है। उसमें क्वांटम में डिफरेंस जरूर है, लेकिन रूस में भी बाहरी सपोर्ट है। तो ये रूसी सेना कोई साधारण सेना नहीं है। जब नेपोलियन आए लड़ने के लिए रूस में तो 6 लाख आर्मी को मारा रूसियों ने। सेकंड वर्ल्ड वॉर भी रूसियों ने ही जीता, लेकिन वही रूस की आर्मी 3.5 साल खींच गया। तो कहीं ना कहीं वो पश्चिम के देशों ने एक साइकोलॉजिकल लेवल पर रूस को डैमेज तो किया, ये मानने वाली बात है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अब अगर साइकोलॉजिकल डैमेज है तो मुझे लगता है पुतिन सीज फायर के लिए पहले ही फुर्सत में जाते। उधर अलास्का में मीटिंग हुई और उसके बाद अटैक की इंटेंसिटी बढ़ गई, यहां की तक कि अमेरिकी ठिकानों को भी रूस ने निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखिए, बिल्कुल अटैक कभी रुका ही नहीं है, कभी भी रुका नहीं है। ये इंटेंसिटी बढ़ गई, मैं ये बात कह रहा हूं। हाँ, वो थोड़ा सा क्रिसमस वगैरह पर 1-2 दिन की राहत थी, अदरवाइज कभी नहीं रुकी, इंटेंसिटी बढ़ना घटता रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पुतिन और अगर सीधे पैर खींच लेंगे तो रूस में उनके पैर उखड़ जाएंगे। आंतरिक राजनीति की भी तो बात है। वो नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो आदमी दुनिया भर में छाती पीट रहा है कि हमने 6 जंगें रुकवा दी हैं, उस आदमी का ट्रम्प क्या? साहब के इन दावों में मत जाइए। ट्रम्प साहब को पहली बार शायद पता चला कि युद्ध रुकवाना इतना आसान काम नहीं है। बयान दे के बयान मैं वही बात कह रहा हूं, मैं इसी ये ट्रम्प साहब का तो एक है खेल है, हाँ। लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। उनको पहली बार एक 1-to-1 का सामना करना पड़ा। तो वो मोटा मोटी आप देखिए कि दोनों पक्ष, ट्रंप और पुतिन, मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर दोनों शांति चाह रहे हैं, पुतिन भी चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो टर्म कंडीशन है उस पे थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। और मुझे लगता है कि अगर 1 महीने में ये फाइनली रिजॉल्व नहीं हुआ तो ये लंबा चलेगा, अदरवाइज विद इन ए मंथ ये रिजॉल्व हो रहा है। जी, मैं कॉल साहब से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं मनन जी आपके पास आ रहा हूं। कॉल साहब, क्यों फेल हो गए डोनाल्ड ट्रंप? वैसे तो सुधीर जी कह रहे हैं फेल नहीं हुए, ये तात्कालिक है, लेकिन मैं तो मानता हूं फेल हो गए कि भाई आपने फरवरी 2025 से जद्दोजहद चल रही है, 6-8 कोशिशें हो चुकी हैं, 2 बार मीटिंग्स हो चुकी है, फिर भी आप नहीं करा पा रहे। वैसे तो कहते हैं भाई हमने तो बड़ी बड़ी जंगें रुकवा दी। अच्छा, भारत पाकिस्तान जंग रुकवाने के दावे करते हैं, जबकि अगर फैक्चुअल बात की जाए तो भारत पाकिस्तान में जंग थी ही नहीं, अभी वो एस्केलेशन लैडर पर था। कौल साहब, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपसे इसमें डिफर करना चाहूँगा। देखिए, ट्रंप, ये समझना ज़रूरी है, उनका वन ऑफ द बिगेस्ट स्विंग वोटर, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ, वो वर्ल्ड पीस की तरफ था और कहीं ना कहीं एआई रेस की तरफ और जॉब क्रिएशन की तरफ, तो कई, और इन्फ्लेशन, तो कई सेक्टर्स पे वो इतना परफॉर्म नहीं कर पाए। अब पीस सेक्टर पे वो कर रहे हैं। मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि वो नोबेल प्राइज के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनकी लेवल पे नोबेल प्राइज इज नॉट अ बिग डील। ओबामा के पास वो नोबेल प्राइज है, क्या कर लिया, इट्स नॉट। आप ग्लोबली देखें, अपने आप को इंडियन के जैसे ना सोचे, बाहर निकल के देखें दुनिया में, तो आपको एक बात समझ आएगी कि वो एफर्ट तो पूरा डाल रहे हैं पीस करने के लिए, जो कि अप्रिशिएटेड है। मैं फिजिशियन भी हूं, मैंने आपको बताया, मैं यूक्रेन रशिया कई बार जा चुका हूं और मेरे कई मित्र हैं, दोनों जगहों से आते हैं। ये बिल्कुल सही बात है, वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड वॉर। और ये बात तो क्या कहते हैं, आपके पुतिन ने भी बोली थी कि भाई अगर ट्रंप होते, अभी अलास्का में बोला था, तो शायद ये वॉर ही नहीं शुरू होता। और मैं इस बात से एग्री करता हूं। मैं कोई ट्रंप सपोर्टर या डेमोक्रेट सपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, एक लॉजिकल बात कर रहा हूं। और ये बात आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की, नेपाल का
यूक्रेन के साथ कंपैरिजन बिल्कुल इरेशनल है, क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट पूरा नेटो का बिल्कुल सही पहले से था। मैटर ऑफ फैक्ट, जब ये वॉर शुरू हुई, मैं भारतीय टीवी पे ही एक शो में था जिसमें कई मिलिट्री एनालिस्ट थे। उनका ये कहना था 6 दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, और तब मेरा ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, मैंने यही बोला था, और आई वाज द ओनली पर्सन टॉकिंग कि ये पूरा प्रिपेयर्ड है, ये सालों चलेगी और बहुत ब्लडी वॉर होगी। और इस पूरे वॉर में सबसे बड़ा नुकसान यूक्रेनियन एक कॉमन आदमी का हुआ है। रशियन आदमी का तो हुआ ही है, जान माल की नुकसान हुआ है, लेकिन यूक्रेन को रीबिल्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $480 बिलियन है। उनके रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर आप बात करें, हाफ अ ट्रिलियन से कम है। और ऑन टॉप ऑफ दैट कितने वुंडेड, मैं आपको एक रफ एस्टिमेट देता हूं एज अ ह्यूमनिस्ट, आप छोड़िए आप किस देश से हैं, आप एक इंसानियत की अगर आप सोचेंगे, सिविलियन जो ज़ेलेंस्की ने एग्री किया है वो 16,500 लोगों की डेथ है, जिससे कहीं ज्यादा एंटिसिपेटेड नंबर्स हैं। 6 मिलियन लोग अपनी कंट्री को छोड़ चुके हैं, यूरोप में घुस चुके हैं, एक पूरा क्राइसिस आया हुआ है। 3.7 मिलियन लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं। अगर आप मिलिट्री लॉसेस की बात करें तो तकरीबन 45,100 अगर उनके ऑफिशियल नंबर देखें, और अगर दूसरों और वुंडेड है तकरीबन 4 लाख, और अगर पूरा देखें तो तकरीबन 1.5 लाख मोर्टेलिटी की बात होती है। उधर रशिया की साइड से 95,000 टू 250,000 सोल्जर्स किल्ड। फाइनेंशियल कॉस्ट की अगर बात करें छोटी सी, तो यूक्रेन में तकरीबन इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट $686 बिलियन आएगी। अभी तक यूक्रेन को 2,67,000 यूरोस का एड मिल चुका है। और रशिया के अंदर थोड़ा सा लॉस कम है क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कम है। उनका तकरीबन $211 बिलियन का लॉस है, जिसमें मोस्टली इक्विपमेंट है और डायरेक्ट कॉस्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें यह भी देखना पड़ेगा कि इस वॉर को कौन रुकाता है, दैट डजंट मैटर। ये वॉर रुकनी चाहिए। एक ही कल्चर के लोग, एक ही रिलीजन, एक ही एथनिसिटी ऑलमोस्ट। और ये बात बिल्कुल सही जनरल साहब ने बोली। कौल साहब, आप बेशक डोनाल्ड ट्रंप के वेलविशर होंगे, मुझे से कोई एतराज नहीं है। मेरा ये मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि भाई ये युद्ध नहीं रुकनी चाहिए, मैं युद्ध उन्मादी नहीं हूं, मैं वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति जो सर्वगुण संपन्न है, एक देश जो सबसे पावरफुल है, मैं ये कह रहा हूं अगर वो देश ये दावा कर रहा है कि वो मीटिंग करके वॉर रुकवा देगा, बार बार ये दावा कर रहा है, तो फिर आखिर फेल क्यों हो जा रहा है? मैं कभी भी प्रोसेस को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। या तो सवाल यह है कि आप दावा अपने दायरे से बाहर जाकर कर दे रहे हैं, आपको लगता है कि सब आपकी जी हुजूरी करे जैसे पाकिस्तान कर रहा है। क्वेश्चन उस पर है, इंटेंसिटी पर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपने पूछा। इसके लिए आपको इलेक्शन पे जाना पड़ेगा। जब इलेक्शन हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा वोटर बैंक जो स्विंग हुआ वो वर्ल्ड पीस की तरफ था, जो मिलेनियल्स और जेनजी वोटर हैं, जिनको अपना फ्यूचर ही वर्ल्ड वॉर 3 में दिख रहा है। तो इन्होंने उनको बहुत अट्रैक्ट किया। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है, कहना और करने में जमीन आसमान का फर्क है। इवन डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव तब बोल रहे थे ये बच्चों का खेल नहीं है वॉर रुकवाना, और ये बात सही है। इट्स नॉट दैट इजी। आप ये समझिए, जो जनरल साहब ने पॉइंट आउट किया, अगर आप उस एरिया में जाएंगे जिसको ईस्टर्न यूक्रेन बोलते हैं, जिसके अंदर डोनबास का एरिया है, वहां पे कई सालों से लड़ाई चल रही है। वहां पे एक नेचुरल टेरेन है, उसके पार रशिया क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। अगर आप उसके पास करेंगे तो प्लेन ग्राउंड है, फिर टैंक्स आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन और रशिया का इस पे पेच फंसा हुआ है कि क्या हम उसको वो एरिया दे दें, जो कि ट्रंप ने 4 जो उन्होंने शर्तें रखी हैं उसमें से एक वो है कि वो एरिया रशिया को मिल जाए और थोड़ा बफर जोन क्रिएट हो, और यूरोपियन यूनियन कुछ गारंटीज दे लेकिन नेटो की मेंबरशिप ना मिले। तो ये बहुत मुश्किल है ये करना। और मुझे आपकी बात से 100% एग्री करता हूं कि इसका रास्ता मुझे लगता है मोदी जी भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, भारतीय सरकार कर सकती है, इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशनशिप रशिया के साथ हैं, अमेरिका के साथ हैं। लेकिन वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा होगा अगर ये लड़ाई रुक जाए। और ये मत भूलिए, जो रेयर अर्थ मिनरल्स की मोनोपोली चाइना के पास 89% है। मैं बायोटेक कंसल्टेशन करता हूं तो फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं। उसका एक बहुत बड़ा रेड अलर्ट दुनिया पे दिख रहा है। हम तो सब यही चाहते हैं कि वर्ल्ड में पीस हो, इंडिया चाइना रिलेशनशिप भी अच्छा हो। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को।